नमस्कार। तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ मिस्टर कुमार उज्ज्वल जी हैं, सीनियर फैकल्टी एट तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज। ही इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 22 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इन्होंने अपने करियर के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट की मेंटोरशिप की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने सपोर्ट की है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सर, आज आप कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं? थैंक यू सर। सर, आज मैं 2013 में क्वेश्चन PSIR का पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो स्टेटमेंट है जिस पे कमेंट करना है वो है पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको लगभग 150 वर्ड्स में लिखना है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, राइट। और इसको कमेंट करना है। ओके। सो पहले तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी समझ में ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है जी, क्योंकि पर्सनल इज पॉलिटिकल ये किसकी स्टेटमेंट है एंड इसको फिर कैसे उसने एलेबोरेट करना है। राइट। दूसरी चीज़ है कि कई बार यहाँ एलेबोरेट लिख देते हैं, कई बार डिस्कस लिख देते हैं, कई बार कमेंट लिख देते हैं, कई बार क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं। राइट। तो जब ये वैसे पर्टिकुलर जब वर्ड्स आते हैं तो मतलब इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट को मतलब उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रहना पड़ेगा। राइट। राइट। यस सर, तो जैसे कमेंट है तो कमेंट में पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका जो जिसने दिया है स्टेटमेंट उसके बारे में, कंटेक्स्ट के बारे में, टाइम के बारे में बताना और इसमें इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट करना यानी खोलना कि किसने दिया, किस कंटेक्स्ट में दिया और इसका क्या एसेंस है। एसेंस यानी अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन में पहले इस गिवन स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे और फिर उसको एलाबोरेट करेंगे बॉडी में। और एलाबोरेशन के समय में सिर्फ हमें इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट ही नहीं करना होता बल्कि कमेंट का मतलब क्रिटिकल भी होना होता है, यानी कि यू आर बीइंग आस्क्ड टू कमेंट। तो इस स्टेटमेंट के लिमिटेशंस को भी बताना पड़ेगा, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा और फिर लास्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तो कमेंट में हो गया सर। और अगर एक्सप्लेन आता है तो उसमें सिंपल पॉसिबल लैंग्वेज जैसे बच्चे को समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ, वहाँ एक्सप्लेन में सबसे सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर इलिस्ट्रेट आता है तो देयर इज नो इलिस्ट्रेशन इज पॉसिबल विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स। तो इलिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल्स आर इंटीग्रल पार्ट। अगर डिस्कस आता है तो उसको वाइड लेंथ में जाना है और उसको वो नॉर्मली 250 या उससे ज़्यादा वर्ड्स में लिखे जाते हैं, जबकि कमेंट 200 या 150 वर्ड्स में होता है। तो अपने आप में वर्ड लिमिट भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर इवेल्युएट है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों देना है। क्रिटिकली इवेल्युएट है तो उसमें निगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा बताना है। और एनालाइज है तो टॉपिक को तोड़ तोड़ के लिखना है, मतलब जो बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेटेड उसको तोड़ना है और फिर डीप में जाना है। राइट। तो राइट जी। तो सर, जैसे ये क्वेश्चन है पर्सनल इज पॉलिटिकल जी। एक कैंडिडेट एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को जब लिखने लगेगा तो सबसे पहले तो इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क उसके माइंड में क्या होना चाहिए? जी, दैट इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज तो जरूरी है। वे ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फेचिंग मार्क्स इज ऑल्सो एन आर्ट। तो सर, ये तो सभी जानते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। ये 3 पार्ट क्वेश्चन के होते हैं। तो इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऐसे करेंगे
कि दिस स्टेटमेंट was given by Carol Hanisch of USA by her paper on essay and the personal is political in 1968-69. और जब पर्सन का नाम बताते हैं और ईयर बताते हैं तो अपने आप ही कंटेक्स्ट क्लियर हो जाता है। ये टाइम पीरियड है रेडिकल फेमिनिज्म का। रेडिकल फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक सोशल मूवमेंट है which advocate for upliftment of women, welfare of women, development of women and parity with men। तो फेमिनिज्म तो पहले से आ रहा है जिसको लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खासकर 50s एंड 60s में यूएस में हम सिविल राइट्स मूवमेंट देखते हैं लेड बाय मार्टिन लूथर किंग। फाइनली इट लेड टू न्यू सोसाइटी announced by President Johnson in 1964 by Civil Rights Act. Women and blacks got voting rights, political rights. This is the context of radical feminism also. ये जब कंसीड कर लिया गया तो नेचुरल सी बात है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और इम्बोल्डन हो गया और डिमांडिंग हो गया और एस्पायरिंग हो गया। और सर इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म का है। रेडिकल फेमिनिज्म लिबरल फेमिनिज्म से अलग है। ये इसको कन्फ्रंटेशनिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं और इसमें मेन आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशन ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन। हाँ, जबकि इससे पहले सिर्फ वुमेन का अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर की बात थी, अब यहाँ इंपावरमेंट की बात है, सो दैट वुमेन इतने खुद कैपेबल हों कि अपनी डिसेबिलिटीज को वो ओवरकम कर पाए। तो ये तो कंटेक्स्ट हो गया। जहाँ तक लिखने की बात है तो ये तो स्टेटमेंट किसने दिया, ईयर कब दिया, 1968 में ब्यूटी कंटेस्ट हुआ था यूएस में जिसका 50th एनिवर्सरी 2018 में मनाया गया। एंड रेडिकल फेमिनिज्म अपोज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ब्यूटी कंटेस्ट क्योंकि उनको एक कंज्यूमर आइटम की तरह पोर्टे करना, अपने आप में उनकी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पैट्रियार्की मीन्स रूल ऑफ फादर, तो पैट्रियार्कल फैमिली को अपोज किया गया है क्योंकि फैमिली हेड मेल ही हो तो नेचुरल है कि फीमेल मेंबर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। और डॉटर्स को तो डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, एक जनरेशन के कारण और दूसरा फीमेल होने के कारण। तो पैट्रियार्की की जगह पे हेट्रोसेक्सुअल फैमिली की जगह पे होमोसेक्सुअल फैमिली की वकालत करते हैं। यहां तक कि ये बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म कि चाइल्ड का बर्थ जो है आउटसाइड वुमेन्स बॉडी हो, टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। ओके, क्योंकि चाइल्ड रियरिंग और चाइल्ड बियरिंग में अंतर है। चाइल्ड बियरिंग अगर विमेन कर रही हैं तो इससे ऑटोमेटिकली ये नहीं हो जाता कि उन्हीं को चाइल्ड रियरिंग भी करना है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सनल इज पॉलिटिकल को अगर समझाने की बात है तो जो वॉल है, जो पर्सनल या डोमेस्टिक स्फीयर और पब्लिक स्फीयर या पॉलिटिकल स्फीयर, इस वॉल को तोड़ने की जरूरत है। इसी यही स्टेटमेंट का एसेंस यही है। ओके, women are confined to personal sphere, cooking, cleaning, yes. Focusing on personal life, not professional success, while men are working in public sphere. Man has the privilege to go in the public sphere. Working in public sphere, which is more rewarding, more prestigious. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, cooking at home mostly done by women, but cooking at 5-star hotels mostly done by male. Yes. ये जो डिवीजन है ये सोशल है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, अनडिजायरेबल है, अनजस्ट है, सेक्सुअली बायस्ड है। इसी को रेडिकल फेमिनिज्म अपोज करता है। Okay, right. So this is about the introduction. Introduction, right. Now body. Right, now body. And now in body we have to explain that how for thousands of years women, this wall has been created. Okay. And this wall was justified on certain biological grounds because like menstruation cycle, like mental, so-called mental weakness, physical weakness and so on. So ये barrier create किया गया है। ये this is what is not natural.
it is sexually biased. This division of work is based on dominant dependent relationship. और जहां भी dominant dependent relationship है, power equation है, वहां politics involve है. ये कहना कि फैमिली एक पर्सनल स्फीयर है और पब्लिक स्फीयर अलग है उससे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप रूलर का है पब्लिक स्फीयर में, तो फैमिली में भी तो है. यस, फैमिली में भी है. तो ये स्टेटमेंट में यही इसको एलैबोरेट करना है कि फैमिली इज नॉट ए प्राइवेट एंटिटी, फैमिली इज ए पॉलिटिकल एंटिटी वेयर देयर इज डोमिनेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप. So politics, हाँ. Politics is involved in families also, can be seen in families also. राइट. Is in fact seen. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Okay, right. पॉलिटिक्स तो क्योंकि फैमिली में भी हम पावर डिपेंडेंस देखते हैं, Yes. पॉलिटिक्स देखते हैं, पैटर्न ऑफ डोमिनेंस एंड डिपेंडेंस देखते हैं, मैनूवरिंग देखते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी देखते हैं. Sure. लेकिन ये कहना कि घर की बात घर में रहने दो, यानी कि अगर सेक्सुअल मैरिटल रेप हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात हो या सैनिटरी पैड की बात हो, वो पब्लिकली डिस्कस करना खराब है, ऐसा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने बना दिया है. True. तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर की बात घर में रहेगी, फैमिली अगर प्राइवेट एंटिटी रहेगी, तब तो वो पॉलिटिसाइज होगी ही नहीं, तो उनका इशू कभी सॉल्व ही नहीं होगा. सो दिस इज ए कलेक्टिव प्रॉब्लम, दिस इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिस मस्ट बी पब्लिकली डिबेटेड, दिस मस्ट बी कलेक्टिवली सॉल्व थ्रू कलेक्टिव पब्लिक एक्शन. तो यही कहने की बात है कि फैमिली एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है, फैमिली भी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और ये दीवार है वो तो टूट ही जानी चाहिए. इस स्फीयर के वर्क को भी उतना ही प्रेस्टीज, उतना ही रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो इस स्फीयर को मिलती है. True. और ये और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसको सो कॉल्ड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसका पब्लिक सॉल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए. Right, understand. So this is about the body, Right, this is or about the body. something more is there? Yeah, one more thing we can add besides patriarchal society, besides opposing heterodoxal family. It advocated a homosexual family because in family with different genders there are bound to be discrimination. एक बात और है इसमें ऐड कर सकते हैं. Sex difference is biological, natural, unalterable, undisputed. But gender inequality is social, man-made, artificial, unjust, unacceptable. Yes, so one. जेंडर समाज ने क्रिएट किया है, तो इसीलिए ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसके खिलाफ बात करते हैं, सेक्स डिफरेंस को खत्म करने की बात नहीं कर रहे. Right. So this is about the body. Body. Now Right. conclusion. Now conclusion. So in conclusion we have to go to comment का मतलब ये क्रिटिकल भी होना है, यानी कि इस स्टेटमेंट के लिमिटेशंस को भी बताना है कि रेडिकल फेमिनिज्म कन्फ्रंटेशन की बात करता है, मेन को कंपेनियन नहीं बल्कि एनिमी के रूप में देखता है, लिबरेशन ऑफ विमेन थ्रू सिस्टरहुड अगेंस्ट ऑपरेशन में पहले से मान के चलता है कि मेन आर रिस्पॉन्सिबल, जबकि देयर आर सो मेनी इनलाइटेंड मेन इन द सोसाइटी हु फेवर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन. तो ये इसका इस स्टेटमेंट का एक लिमिटेशंस है, और इसमें रेडिकल फेमिनिज्म का भी क्रिटिसिज्म है. इसी के कारण पोस्ट फेमिनिज्म आया कि विमेन को कन्फ्रंटेशन के बजाय अपने विमेनहुड को सेलिब्रेट करना चाहिए और प्रोफेशनल सक्सेस पे फोकस करना चाहिए कन्फ्रंटेशन के बजाय. तो इस तरह से वी कैन कंक्लूड, बट इवन देन रेडिकल फेमिनिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट in uplifting the causes of women, highlighting the causes of women, making it public, making it political and getting attention, and throughout the world changes were being made. इस तरह से हम we can conclude. Thank you very much, sir. So dear learners, कुमार उज्ज्वल सर ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है, इसमें क्या क्या कंटेंट आप इंक्लूड कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस डिस्कशन. एंड जब हम ऐसी डिस्कशन करते हैं तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं हुआ, और भी बहुत सारी बातें इसमें सर ने बताई जो कि आपके फोर्थ कमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है.
सो ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ऐसी नेचर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। या फिर डिस्कशन से जो कुछ बातें निकलती हैं, जी। जैसे सर ने रेडिकल फेमिनिज्म की बात की और चीज़ें बोली, तो उनको आप कहीं किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप अपनी आंसर राइटिंग में या फिर आप अपने एसे राइटिंग में आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. Thank you, आपको भी थैंक यू बहुत। थैंक यू।